Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Old NCRT, Chapter 7, and chapter name is The Age of the Guptas. The Age of the Guptas. We have already completed 6 chapter. Last one is India from 200 BC to 300 AD. Okay, जिसमें हमने पोस्ट मॉडर्न के बारे में देखा था. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज द एज ऑफ द गुप्तास यानी गुप्ता एम्पायर के बारे में. तो फर्स्ट सब हेडिंग है आपकी इस एनसीईआरटी में, दैट इज द गुप्ता किंग्स. द गुप्ता किंग्स स्टार्ट करते हैं. तो अगर हम देखें जो फॉरेन पीपल्स थे उनको इंडिया में यवनास के नाम से जानते थे. यवनास, ठीक है. और ये यवनास कौन थे? ये आपका इंडियन नेम था और इंडियन नेम यूज करते थे फॉर ग्रीक्स के लिए, रोमन्स के लिए एंड जो वेस्ट एशियन के लोग होते थे उनके लिए यवनास का वर्ड यूज करते थे. तो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे, दैट इज अ की वर्ड है यवनास. ठीक है ना, अलॉन्ग विथ कुशानास एंड शकास. ठीक है ना, ये जो इंडिया में आए थे आफ्टर मौर्यास के. ठीक है, जो मौर्य का एम्पायर जैसे डिक्लाइन हुआ उसके बाद ये जो प्रिंसिपैलिटीज थी इन्होंने अपने आप को इंडिया में स्टैब्लिश किया था और रूल किया था. ठीक है, कुछ क्रोनोलॉजिकली भी सिमिलर थे और कुछ उनका टाइम पीरियड भी डिफरेंट था. ठीक है ना, सो ये कंट्री में सेटल्ड हुए आफ्टर सम टाइम. उसके बाद अगर हम कह रहे हैं देयर वर नो लॉन्गर फॉरनर्स, इट इज बिकॉज ये लोग जो फॉरनर्स थे लेकिन इंडिया में रहने के कुछ टाइम के बाद ये लोग फॉरनर्स कंसीडर नहीं किए जाते. इट इज बिकॉज इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया था एज पर द इंडियन कल्चर. ठीक है ना, एट द सेम टाइम इन्होंने अडॉप्ट किया था इंडियन कल्चर को और कहीं ना कहीं इन्होंने अपना कल्चर भी इंट्रोड्यूस किया था. सो दे इंट्रोड्यूसेस देयर ओन कल्चर एज वेल. इन्होंने अपना भी कल्चर इंट्रोड्यूस किया था. ओके, ओन कल्चर. तो इस तरीके से हमें कल्चरल एसिमिलेशन मिलता है हमें फॉरेनर्स का और जो इंडिया का जो कल्चर है उनके दोनों के बीच में. ठीक है ना, उसके बाद अगर हम देखें कि सम सॉर्ट ऑफ 4th सेंचुरी एडी में देयर अरोज द गंगा वैली. वहां पे एक न्यू डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी जिसने एक लार्ज किंगडम और लार्ज पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया में अपने आप को स्टैब्लिश किया था. ठीक है, तो और जो वो डायनेस्टी थी दैट इज द गुप्ता डायनेस्टी. गुप्ता डायनेस्टी इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया था इन द 4th सेंचुरी एडी और नदर्न इंडिया में. ठीक है ना, जो गुप्ता डायनेस्टी है ये रूल करती है फॉर मोर देन 200 ईयर्स. तो रूल्ड मोर देन 200 ईयर्स इन्होंने इंडिया में रूल किया था. और ये जो पीरियड है इट कॉन्टिन्यूड टू सी सम ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन कल्चर. अंडर गुप्ता डायनेस्टी में हमें इंडियन कल्चर की जो अचीवमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा विटनेस हैं. इंडियन कल्चर की जो अचीवमेंट्स हैं वो हमें काफी ज्यादा मिलती हैं. ठीक है ना, एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कंपेयर करें कि जो अर्लियर पीरियड में भी हमें अचीवमेंट मिलती है पर गुप्ता पीरियड में हमें ये जो इंडियन कल्चर की जो अचीवमेंट थी ये काफी ज्यादा आपकी और इंक्रीज हुई. ठीक है ना, नाउ गुप्तास के बारे में ये कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पावरफुल मोरार्क ही नहीं थे बट इन्होंने काफी ज्यादा पैट्रन ऑफ लर्निंग और एनकरेज किया था वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज. ठीक है, तो गुप्ता डायनेस्टी और इनके जो रूलर्स के बारे में कहा जाता है दे आर नॉट ओनली powerful monarchs but at the same time ये क्या थे? ये ग्रेट पैट्रॉन यानी ग्रेट सपोर्टर थे आपके आर्ट एंड कल्चर के भी. आर्ट एंड कल्चर के भी और ये काफी पैट्रोनेज भी करते थे. ठीक है ना, दैट इज लर्निंग को,
जो पोएट्स थे उनको भी काफी एनकरेज करते थे, ठीक है, वेरियस राइटर्स या इवन साइंटिस्ट। तो ये सारे के सारे लोगों को क्या करते थे, बहुत ज्यादा एनकरेज करते थे, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द आर्टिस्ट। तो इसी चक्कर में क्या हुआ कि गुप्ता एज को बहुत ही ज्यादा एक ग्रेट अचीवमेंट इंडियन कल्चर को मिला अंडर गुप्ता एज, ठीक है ना, और इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इंडियन कल्चर को। इनमें अगर हम देखें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग जो गुप्ता में आएंगे दैट इज द चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ओके। और इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टैब्लिश किया था, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट एस्टैब्लिश मैट्रिमोनियल अलायंस, यानी मैरिज की थी, अलायंसेस, और ये की थी उस टाइम की जो लिच्छवी प्रिंसेस थी, लिच्छवी प्रिंसेस जो थी उनसे मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टैब्लिश किया था। लिच्छवी ट्राइब के बारे में ये कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड और एक पावरफुल ट्राइब थी इन दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो इनका एरिया जो था दैट इज दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो ये रिमेंबर रखिए, माइट बी पॉसिबल अगर कोई एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया और एरिया से रिलेटेड तो आप लोग उसको इजिली टैकल कर पाएंगे, बिकॉज जो लिच्छवी प्रिंसेस थी ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड थी, ठीक है ना। और जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे ये पावर में आए थे इन दी एडी 322 एडी में आए थे, ठीक है। और इन्होंने काफी ज्यादा लार्ज एरिया को रूल किया था, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है दैट इज दी साकेता, ये है रीजन अयोध्या का, ओके, अलॉन्ग विद इलाहाबाद का रीजन जिसको प्रयाग कहते हैं, एंड मगधा का। वंस अगेन जो मगधा था वो एक फिर से एक पावरफुल किंगडम एमर्ज हुआ था इन द नॉर्थ इंडिया अंडर दी गुप्तास किंग, ठीक है ना। नाउ और इसको जो मगधा था इसको और पावरफुल बनाया जो नेक्स्ट रूलर आए दैट इज दी समुद्रगुप्त, जो कि सन थे ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। तो हमने ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में देखा, नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज दी समुद्रगुप्त के बारे में। नाउ समुद्रगुप्त के बारे में अगर हम बात करें तो इस एनसीईआरटी में या फिर जनरली भी अगर हम बात करें तो हमें पता है कि समुद्रगुप्त की हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है। तो समुद्रगुप्त की जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वहां हमें इनके इंस्क्रिप्शन से मिलती है, और जो इनका फेमस इंस्क्रिप्शन है दैट इज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें इनके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना। बिकॉज ये जो इंस्क्रिप्शन है ये डिस्क्राइब करता है अचीवमेंट्स, ठीक है। दैट इज इन्होंने दैट इज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ने यहां पे जो समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स जो थे उनके बारे में बताया था, ठीक है ना। और ये जो इंस्क्रिप्शन था ये कंपोज इनके कोर्ट पोएट हरि सिन्हा ने करवाया था, ठीक है ना, जो कि कोर्ट के दैट इज समुद्रगुप्त के कोर्ट में थे। अगर हम इस पिलर के बारे में देखें जिस पिलर पे ये इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड है, ये बेसिकली इट इज लोकेटेड एट द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद, ये इलाहाबाद के फोर्ट में है। और ये जो ओरिजिनली पिलर था बिलोंग करता है एम्परर अशोका को, जिसमें उनके जो वेरियस एडिक्ट थे वो इंस्क्राइब थे। लेटर इस इंस्क्रिप्शन में दैट इज ये जो पिलर था उसमें समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन को भी इंस्क्राइब किया गया। और उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ इंस्क्रिप्शन ब्रीफ इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं जो कि बिलोंग करते हैं मुगल पीरियड से भी, ठीक है। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन अगर आए कि किस किस से रिलेटेड है, एक समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, उसके बाद सबसे पहले अशोका से रिलेटेड था, फिर समुद्रगुप्त से, और उसके बाद कुछ हमें जो मुगल पीरियड में भी इसके ऊपर कुछ ब्रीफ इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नाउ जो समुद्रगुप्त थे फर्स्ट चूजन बाय हिज फादर, उनको फादर ने चूज किया था कि आप मेरे बाद सक्सीड करेंगे, और ये एक इंपॉर्टेंट किंग आपके ये क्या हुए कि अंडर गुप्ता एज में ये बने, ठीक है ना। इन्होंने काफी ज्यादा लॉन्ग कैंपेन्स भी करी थी जो कि वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में करी थी, और ये काफी विक्टोरियस भी रहे थे, ठीक है। इन्होंने अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जो कि इनके जैसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो इनके अचीवमेंट को बताता है, तो इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने डिफीट किया था 4 किंग्स ऑफ नदर्न इंडिया, ठीक है। दैट इज ही डिफीटेड 4 किंग्स ऑफ नदर्न इंडिया।
ही डिफीटेड 4 किंग्स ऑफ नदर्न इंडिया। और बेसिकली इनके अंडर में इन्होंने क्या कर लिया था, जो प्रेजेंट डे दिल्ली है और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। यानी दिल्ली का एरिया एंड वेस्टर्न यूपी का एरिया भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है, थ्रू वेरियस आपका एनेक्सेशन करके। ओके, बेसिकली अगर हम ये बात करें कि और अलोंग विद, ये तो आपका नॉर्थ में हो गया, उसके बाद अगर हम साउथ में भी बात करें तो वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया सच एज ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया एंड तमिलनाडु हो गया, इन्होंने इस एरिया में भी काफी ज्यादा कंट्रोल बना के रखा था। ओडिशा, आंध्रा एंड तमिलनाडु। इन्होंने कैंपेन करी थी इवन अगेंस्ट ईस्टर्न इंडिया, जो कि फार उस टाइम काफी ज्यादा अलूफ है, जो कि काफी ज्यादा दूर था, ठीक है ना, बिकॉज अगर हम इनका रिलेशन देखें वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस पहले ही था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साथ। अगर हम देखें जो लिच्छवी इनकी जो ट्राइब थी, दैट इज चंद्रगुप्त फर्स्ट की जो वाइफ थी, ठीक है, तो वहां से था। लेकिन इन्होंने इवन जो कैंपेन करी थी अगेंस्ट किंग्स जो कि ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड थे, इन्होंने ईस्टर्न इंडिया के साथ साथ ईस्टर्न इंडिया में भी कैंपेन करी थी। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें जो फॉरेस्ट ट्राइब्स होती थी, बिकॉज ईस्ट में हमें काफी ज्यादा फॉरेस्ट मिलता है और हमें नॉर्थ में भी काफी ज्यादा फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो ईस्टर्न इंडिया में भी आपका कैंपेन किया था, उसके साथ फॉरेस्ट ट्राइब्स को भी अटैक किया था जो कि लोकेटेड हैं डेक्कन में। जो डेक्कन की जो फॉरेस्ट ट्राइब्स थी वहां पे भी इन्होंने अटैक किया था। इवन इनको जो ट्रिब्यूट भी मिलता था, ही रिसीव ट्रिब्यूट फ्रॉम द किंग्स ऑफ आसाम एंड गंगा डेल्टा, इवन नेपाल एंड नदर्न इंडिया, ठीक है ना, जो कि आपकी जो 9 ट्राइबल रिपब्लिक्स थी, राजस्थान, कुशाना किंग्स, द शकास एंड किंग्स ऑफ श्रीलंका, इवन जो अलग अलग आइलैंड से उनको भी यहां से ट्रिब्यूट मिलता था। तो इनका जो एक तरीके का अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा एरिया इन्होंने कवर कर रखा था। और जो अलग अलग जो प्रिंसिपैलिटीज लोकेटेड थी, जैसे सच एज आपका किंग्स ऑफ आसाम हो गए, किंग्स ऑफ आसाम, कहीं ना कहीं उन लोग ने भी इनकी सुजरानिटी को एक्सेप्ट किया था, तभी वो क्या करते थे, तभी वो ट्रिब्यूट इनको सेंड करते थे, ठीक है ना। गंगा डेल्टा में इवन नेपाल, ठीक है, और जो 9 ट्राइबल रिपब्लिक्स हैं जो कि लोकेटेड थी इन राजस्थान में, इवन फ्रॉम कुशानास किंग, कुशाना किंग्स, दिशाकास, किंग ऑफ श्रीलंका, एंड अदर आइलैंड्स, जो वेरियस आइलैंड्स थे वो भी इनको क्या भेजते थे, ट्रिब्यूट सेंड करते थे। और ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है, और ये जो आइलैंड थे ये साउथ ईस्ट एशिया के थे, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशिया के, कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है जो इनकी सुजरानिटी थी वो लोग ने एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है। ओके, अगर हम इनको कंपेयर करें, जो दैट इज जो गुप्ता किंग्स हैं, इनको हम कंपेयर करें मौर्यन किंग्स से, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो डायरेक्ट रूल था गुप्ता किंग्स का, जैसे अगर मैं कहूं कि ये गुप्ता किंग का एक मेन सेंटर है, ठीक है ना, गुप्ता किंग का, और यहां पे कंपेयर करूं मैं मौर्यन से, तो गुप्ता किंग का जो एरिया अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में था वो कम था, ठीक है ना, कि जहां पे वो डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते थे। और सिंपली अगर मैं मौर्यन से लोग कंपेयर करूं तो मौर्यन से बहुत ज्यादा स्मॉलर एरिया था, बिकॉज मौर्यंस जो थे वो इनके अंडर में जो डायरेक्टली कंट्रोल एरिया था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है ना, डायरेक्टली कंट्रोल एरिया, डायरेक्टली कंट्रोल एरिया, ठीक है, तो वो गुप्ताज में काफी स्मॉल था इन कंपैरिजन टू आपका मौर्यास। लेकिन दो बेसिकली जो ट्रिब्यूट पेड करते थे, जो हमने ये देखा कि अभी चाहे वो किंग ऑफ आसाम हो गए, गंगा डेल्टा हो गए, नेपाल ट्राइबल रिपब्लिक्स हो गई, ठीक है ना, और कुशानास किंग हो गए, शकार एंड किंग्स ऑफ श्रीलंका, ये जो ट्रिब्यूट करते थे अंडर में, ये इंडिकेट करता है कि ये डायरेक्टली अंडर नहीं थे गुप्ता गवर्नमेंट के, ठीक है ना। ऑल्दो उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया था कि आपकी सुवरेनिटी, बट इट वाज नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल। वो एक ट्रिब्यूट पे करते थे कि इन ऑर्डर कि आप हमें एनेक्स ना करें, या फिर एज अ बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ की पीस के लिए आपको वो सॉरी दैट इज द ट्रिब्यूट पे करते थे, बट ये एरियाज उनके डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं थे। इन कंट्रास्ट मौर्याज में जो डायरेक्टली कंट्रोल एरियाज थे वो बहुत ज्यादा थे इन कंपैरिजन टू गुप्ता एम्पायर, ठीक है। अगर हम देखें जो किंग्स ऑफ द साउथ, बेसिकली
soon broke away from the Gupta rule, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि जब आपका डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता है तो आप क्या होता है कि जैसे ही कोई भी वीक किंग आपको सक्सीड करेगा रेन पे, दैट इज जैसे आपका समुद्रगुप्त हो गए, उसके बाद अगर इनके बारे में हम देखें तो जो लेटर जो गुप्तास थे वो वीक रूलर थे, तो उनके अंडर में जो लोग पहले ट्रिब्यूट पे कर रहे थे या सुजरैनिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं, वो क्या कर देंगे, वो अपने आप को बेसिकली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे कि अब नो लॉन्गर हम किसी के सुजरैनिटी में हम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हो रहा था, जो किंग्स ऑफ द साउथ थे इन्होंने अपने आप को अवे कर लिया था फ्रॉम द गुप्ता रूल से। एट द सेम टाइम जो शकास थे जो कि वेस्ट में थे, वो एक न्यू थ्रेट एमर्ज हुए अंडर गुप्ता एम्पायर, ठीक है। दैट इज टू चीज हुई, जो साउथ के किंग्स थे उन्होंने अपने आप को गुप्ता से अवे कर लिया, और जो शकास का जो थ्रेट था अब वो भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया था अंडर दी गुप्तास, ठीक है। दस ये जो एम्पायर है वो कोडिफाइड मेनली टू दी नॉर्दर्न इंडिया, और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि साउथ के आपके जो किंग्स थे उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया उनके रूल को, और शकास का भी थ्रेट आ रहा था वेस्ट से। तो अगर मैं इंडिया में इस तरीके का लोकेशन एक बनाऊं तो साउथ का ये पोर्शन गया, वेस्ट का ये पोर्शन गया, तो बचा क्या, दैट इज जो नॉर्दर्न पोर्शन बचा, तो ये वहीं पे कन्फाइंड हो गए, ठीक है। और इसी को कंपेयर भी किया जाता है मौर्यन से, बिकॉज मौर्यन एम्पायर का काफी ज्यादा एक लार्ज एम्पायर था, ठीक है। नाउ समुद्रगुप्ता के बारे में ये कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्करर नहीं थे, ही हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट पोएट एंड म्यूजिशियन, वो म्यूजिशियन भी थे, आर्ट एंड कल्चर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। एक क्वाइन में ही वाज शोइंग एज अ प्लेइंग अ वीणा, ठीक है, कि वो वीणा को प्ले कर रहे हैं एज अ म्यूजिशियन, तो उनके बारे में ये भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बाद जो नेक्स्ट आपके दैट इज जो रूल में आए थे और जो आपकी सीट ऑफ पावर पे बैठे थे, दैट इज द चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त सेकेंड। नाउ चंद्रगुप्त सेकेंड जो थे, इट वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्ता, और ही इज ऑल्सो नोन एज द विक्रमादित्य, उनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और इन्होंने भी काफी विक्टोरियस कैंपेन करी थी। कहां पे देखो प्रॉब्लम कहां पे था, वेस्ट में था, ठीक है ना, शकास का, और साउथ में था। तो इन्होंने जो कैंपेन लीड करी थी वो करी थी अगेंस्ट वेस्ट, और वो किसके अगेंस्ट में थी, दैट इज दी शकास, ठीक है ना, जो कि गुप्तास को ट्रबल कर रहे थे। एट द सेम टाइम इन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश करना चाहा विद द किंग ऑफ डेक्कन एंड साउथ, बिकॉज क्या हुआ था कि साउथ के किंग्स इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो थ्रेट पोजेस नहीं कर पा रहे थे। थ्रेट कौन पोजेस कर रहा था, शकास। तो शकास के लिए उन्होंने एक कैंपेन करी और फ्रेंडली रिलेशन एस्टैब्लिश किए। फ्रेंडली रिलेशंस विद द किंग ऑफ डेक्कन एंड साउथ पे इन्होंने क्या किया, जो साउथ के किंग्स थे उससे अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए, दैट इज द मैरिज अलायंस एस्टैब्लिश किए, मैरिज अलायंस इन्होंने एस्टैब्लिश किए। इंपॉर्टेंट इसमें से आ जाता है कि विच वॉज दी वकाटका किंगडम के साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टैब्लिश किए, जो कि लोकेटेड है इन दी डेक्कन में, डेक्कन रीजन में लोकेटेड है, ठीक है ना। नाउ इनको भी रिमेंबर किया जाता है कि इनका पैट्रोनेज के लिए जो इन्होंने लर्निंग और आर्ट्स को दिया, फिलोसफर्स को दिया, पोएट्स, राइटर्स एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, नाउ इनके जो वर्क थे वो चंद्रगुप्ता सेकंड को काफी ज्यादा पसंद थे। इवन इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनके कोर्ट में सम ऑफ द वाइजेस्ट एंड द मोस्ट लर्न मैन थे उस टाइम के, ठीक है। आफ्टर चंद्रगुप्ता सेकंड इनको सक्सीड किया काफी ज्यादा वीक किंग ने, ठीक है ना। अब क्या हो जाता है, जब आपके कोई भी एक पावरफुल किंग के बाद कोई वीक किंग्स आने लग जाता है तो काफी ज्यादा ट्रबल्स आ जाती हैं उस एम्पायर में, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि इसी टाइम पे इंडिया जो था थ्रेटन फ्रॉम द नॉर्थ बाय द सेंट्रल एशियन पीपल, जो हुनास थे अब वो भी सेंट्रल एशिया से आ गए थे और वो भी काफी ज्यादा थ्रेटन कर रहे थे नॉर्थ को, ठीक है। अब हुनास के बारे में देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्ता वो सक्सीडेड बाय वेरियस वीक सक्सेसर्स, और अब हुनास का भी चैलेंज आ गया था नॉर्थ में। ये लोग क्या थे, ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे और ये नोमैडिक पीपल थे, दे आर नोमैडिक
पीपल। ठीक है ना। बेसिकली ये लोग इंडिया में आए क्यों थे या फिर नॉर्थ में क्यों आए थे, उसकी भी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि ये अटैक करना चाहते थे चाइना पे, लेकिन चाइना ने क्या किया था, इनको रिपेल कर दिया था। तो एज ए रिजल्ट बेसिकली क्या हुआ था, इनको इंडिया के वेल्थ के बारे में पता था कि इंडिया बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस है, तो इसलिए इन्होंने वापस ना जाके इन्होंने नॉर्थ इंडिया में अटैक कर दिया। और बेसिकली ये अटैक कब किया था, ये अटैक जो इन्होंने किया था दैट इज द 5th सेंचुरी एडी में इन्होंने किया था। नाउ इनको पता था कि इंडिया में काफी ज्यादा वेल्थ है, ठीक है, अगर हम उसको अटैक करेंगे तो हम काफी ज्यादा वेल्थ अपने साथ ले सकते हैं। तो यही रीजन था इन्होंने कंटिन्यू अटैक करे, और इनका जो कंटिन्यू अटैक था वो फर्दर वीकेंड कर दिया गुप्ता एम्पायर को। और फाइनली जो हुनास थे वो बन गए थे रूलर्स ऑफ पंजाब एंड कश्मीर। तो बेसिकली इनके कॉन्टिन्यूअस अटैक ने गुप्ता एम्पायर को वीक कर दिया, और आफ्टर दैट ये खुद रूलर बन गए, स्पेशली इन द रीजन दैट इज नॉर्थन में, और वो है पंजाब एंड कश्मीर। वहां पे इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, हुनास के बारे में अगर देखें ये पावरफुल थे, ठीक है, और बेसिकली ये पावर में रहे थे अबाउट समवेयर क्लोज टू 100 ईयर्स। ठीक है, और तब उसके बाद इनकी पावर्स डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। तो ये इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स तक अपनी पावर को मेंटेन रखा, उसके पास इनकी पावर्स डिक्लाइन हो गई। ठीक है, बट बाय दिस टाइम अगर हम देखें कि जो मेनी ऑफ देम जो थे वो सेटल्ड हो गए थे इंडिया परमानेंटली, और वो एक इंडियन पॉपुलेशन का पार्ट बन गए थे, बिकॉज वहां पे जो कल्चर था वो अडॉप्ट कर लिया था। एट द सेम टाइम सब अपने एलिमेंट्स भी रखे थे, बट वहां पे वो एक तरीके से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था जो भी इंडिया का लोकल कल्चर था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये गुप्ता का डिक्लाइन हो गया था स्टार्टिंग फ्रॉम चंद्रगुप्त फर्स्ट टू आपका वीक सक्सेसर, ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन, कि गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और इसको भी हम कंपेयर करेंगे मौर्यंस के साथ। ठीक है, तो अगर हम देखें जो गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफी ज्यादा डिफरेंट था मौर्य से। तो फर्स्ट पॉइंट मिल जाता है हमें कि गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन ये डिफरेंट था मौर्यन से। ठीक है, इट इज बिकॉज अगर हम देखें जो यहां पे दैट इज जो गुप्ता के अंडर में जो गवर्नर्स थे वो काफी इंडिपेंडेंट थे, वो मोर इंडिपेंडेंट थे। अब ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन भी था या फिर पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी था, और कहीं ना कहीं ये नेगेटिव भी था। देखते हैं हम कैसे। तो गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस के गवर्नर्स थे वो काफी इंडिपेंडेंट थे अगर हम कंपेयर करें मौर्य से। ठीक है ना, फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें इनको हमेशा परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी कुछ करने के लिए फ्रॉम द किंग। ठीक है, अगर इनको कुछ करना है अपने प्रोविंसेस में तो ये अपनी ओन डिसीजन मेकिंग से कर सकते थे। ठीक है ना, उसके बाद ये जो प्रोविंसेस थी ये फर्दर डिवाइडेड थी इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, ओके। और यहां पे ये भी कहा जाता है कि एज पर दिस एनसीईआरटी यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स के लोग थे उनकी भी हेल्प ली जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ग्रास रूट लेवल सम सॉर्ट ऑफ हम कहें कि अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की आज की अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या है आपका ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत में वहां के जो लोकल्स लोग होते हैं उनका भी से होता है। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके का एक एलिमेंट था, यानी सम सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है कि लोगों की वॉइस अपनी रख सकते थे, कि इट इज बिकॉज आस्क्ड पीपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट टू हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोग भी हेल्प करें एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती थी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी होती थी। अब ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का क्या कॉन्सेप्ट था ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था ये इनको रखा गया था कि आप एडवाइस करेंगे। एडवाइस किसको करेंगे? एडवाइस करेंगे आप गवर्नर को। ओके, और ये काउंसिल में भी अगर हम देखें सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स नहीं हो सकते थे, मींस सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर ही नहीं होते थे, बट ऑल्सो सिटीजन्स फ्रॉम द टाउन्स भी होते थे। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा था कि अगर हम किसकी बातें कर रहे हैं, अगर हमने पहले देखा था कि जो जहां पे आपका जो प्रोविंसेस है वो डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट में भी
पीपल्स की हेल्प ली जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन में। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, दैट इज जो गवर्नर है उसको एडवाइस करने के लिए भी क्या है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती थी। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स ही नहीं होंगे, नॉट ओनली ऑफिसर्स, नॉट ओनली ऑफिसर्स बट सिटीजन्स, जो टाउन्स के सिटीजन्स थे उनको भी उसमें रखा जाता था एडवाइस देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें पाटलिपुत्र सिटी का नेम मेंशन है। पाटलिपुत्र सिटी के बारे में बताया गया कि ये काफी लार्ज सिटी थी और ये काफी प्रॉस्परस भी थी, और यहां पे फ्लरिशिंग सिटी के या भी कंसिडर कर सकते हैं पाटलिपुत्रा को। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि जो गुप्तास जो थे, गुप्तास अर्लियर अपने एम्प्लॉइज को क्या करते थे, जो भी उनके अंडर में एम्प्लॉय होता था, स्टार्टिंग के जो किंग्स थे वो उनको सैलरी कैश में देते थे। लेकिन ये जो प्रैक्टिस थी, ये प्रैक्टिस लेटर किंग्स में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इंस्टेड ऑफ गिविंग सैलरीज इन कैश, वो लोग क्या करने लगे कि वो लोग उनको राइट दे देते, राइट टू कलेक्ट द इक्विवेलेंट अमाउंट इन रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। एक लैंड अलॉट कर दी, जितना भी उनकी सैलरी हुई और वहां से जितना भी रेवेन्यू आएगा वो उनको रख लेंगे। ठीक है ना। अब ये बता रहे हैं कि एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि जो पेइंग द सैलरीज ऑफ ऑफिसर्स बाय लैंड ग्रांट्स इंस्टेड ऑफ मनी, यहां पे अब कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। सर क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? इट इज दैट, इसका मीन था कि किंग डिड नॉट हैव एज मच एज कंट्रोल ओवर द ऑफिसर्स, जो कि मॉडर्न्स में था। बिकॉज जो मॉडर्न्स थे वो क्या करते थे, वो आपके जो ऑफिसर्स थे उनको कैश में सैलरी पे करते थे। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जब आपने स्टार्ट कर दिया ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट्स देना इंस्टेड ऑफ मनी, ठीक है ना, अब किंग की जो पोजीशन है या फिर किंग का जो कंट्रोल है ओवर ऑफिसर्स का, वो इतना इफेक्टिव नहीं रह पाएगा जैसा मॉडर्न किंग्स का था। बिकॉज अगर हम देखें आफ्टर द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, जैसे ही किंग वीकर हुए, यानी जैसे ही जो वीकर सक्सीड किया चंद्रगुप्त सेकंड के बाद, जितने भी किंग्स आए वो काफी ज्यादा वीक थे, तो उनके अंडर में क्या हुआ कि जो गवर्नर्स थे, ठीक है ना, उनके अंडर्स में जो गवर्नर्स थे और जो काफी दूर के गवर्नर्स थे, ठीक है ना, फार एरियाज में जो लोकेटेड थे, फार अवे। एक तो पहले हमने देखा था कि ये जो थे मोर इंडिपेंडेंट गवर्नर्स थे इन कंपैरिजन अगर हम करें तो मॉडर्न किंग्स में। तो जैसे ही जो सेंट्रल अथॉरिटी वीक हुई, यानी जो भी चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो भी रूलर्स आए वो वीक रूलर आए, और उनके अंडर में जो गवर्नर्स थे जो दूर दूर थे प्रोविंसेस में, वो अपने आप को बिहेव करने लगे लाइक दे आर द किंग्स। ठीक है ना। एक तो पहले से ही वो काफी इंडिपेंडेंट थे, अब उन्होंने सारी की सारी ही किंग से काफी ज्यादा डिस्टेंस बना लिया। और इवन व्हेन द गुप्ता एम्पायर ब्रोक अप, यही गवर्नर जो थे जिन्होंने अपने आप को किंग्स बना दिया ऑफ देयर स्मॉल प्रोविंसेस, जो इनको अलॉट किया गया था, स्मॉल प्रोविंसेस जो इनको अलॉट किया गया था मैनेजमेंट के लिए, इन्होंने अपने आप को उसका किंग डिक्लेयर कर लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ ऑफ द पीपल। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे अबाउट द सोसाइटी ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो कुशानास के पीरियड में देखा था कि वहां पे इंडियन जो बुद्धिज्म था या फिर बुद्धिज्म ऐसा था, उसको काफी ज्यादा पेट्रोनेज मिली थी। ठीक है। तो वो क्या हुआ था, जो इंडियन बुद्धिस्ट जो मिशनरीज थे वो काफी ज्यादा एक्टिव थे इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। वो सेंट्रल एशिया में भी गए थे, वेस्टर्न एशिया में भी गए थे, और सम ऑफ इवन रीच द चाइना। अब जब वो लोग चाइना में गए तो चाइनीज लोग काफी इंटरेस्टेड हुए विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म, और उनको और ज्यादा ईगरनेस हुआ जानने के लिए कि बुद्धिज्म में और क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना। उन्हीं में से कुछ स्कॉलर्स ने ये विश किया कि वो स्टडी करें जो ओरिजिनल स्कल्पचर्स हैं फाउंड इन इंडिया में। उसमें से एक है फाहियान। तो फाहियान काफी इंटरेस्टेड थे इन ऑर्डर टू बेसिकली रीड और इन ऑर्डर टू स्टडी द ओरिजिनल स्कल्पचर्स। तो उन्होंने चाइना को लेफ्ट किया इन द AD 399। सो ही लेफ्ट चाइना इन AD 399 और उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। ये जो जर्नी उन्होंने स्टार्ट करी थी, इसमें थ्रू उन्होंने गोबी डेजर्ट को क्रॉस किया एंड सेंट्रल एशिया को क्रॉस किया, तब जाके वो इंडिया में आए। जब वो इंडिया में आए
तो उन्होंने काफी इयर्स को स्पेंड किया और वेरियस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में गए, वहां पे जो स्टडी किया, जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे, ठीक है, और उनको नोटेड डाउन किया अपने साथ और लेके गए वो टेक बैक टू चाइना। नाउ जब वो चाइना में गए वहां पे उन्होंने एक अकाउंट लिखा, ठीक है ना, जो कि इंडिया में रहकर उन्होंने ऑब्जर्व किया था अबाउट बुद्धिज्म के बारे में या फिर जो अलग चीजें के बारे में, ठीक है ना। तो फाहियान के अकाउंट में अपार्ट फ्रॉम बुद्धिज्म काफी ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द इंडियन लाइफ, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड के टाइम की जो लाइफ है वहां पे हमें पता चलता है, ठीक है। तो सोसाइटी के बारे में हमें कहां से पता चलता है? इट इज द फाहियान जो अकाउंट है उनका, उन्होंने इंडियन पीपल्स की लाइफ जो अंडर गुप्ता एम्पायर में थी या गुप्ता पीरियड में थी उन्होंने बताया। तो फाहियान ये बताते हैं कि जो बुद्धिस्ट और जो ब्राह्मण्स हैं ये दोनों के रिलीजन पीसफुल रहते हैं विद ईच अदर, यानी इनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो फर्स्ट दैट इज बुद्धिज्म, एंड जो ब्राह्मण्स हैं वो दोनों पीसफुली रहते हैं, कोई भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक पॉजिटिव एलिमेंट उन्होंने आपका डिस्क्राइब किया। उन्होंने ये भी बताया कि जो इंडिया की जो वेल्थ है और जो प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री है वो भी इंडिया में बहुत ज्यादा है। जो पीपल्स हैं दैट इज प्रॉस्पेरिटी बहुत हाई है। इंडिया के जो पीपल हैं वो लॉ अबाइडिंग है, यानी अगर उनको किंग कोई रूल बनाता है तो वो उसको अबाइड करते हैं, ठीक है ना, प्रॉपरली तरीके से उसको फॉलो करते हैं उसका, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये देखें तो इन्होंने पनिशमेंट के बारे में भी बताया है। पहले तो ये बताया कि यहाँ के जो पीपल हैं लॉ अबाइडिंग है और ऑनेस्ट है बहुत ही ज्यादा, ठीक है, और जो लॉज हैं वो माइल्ड है, पनिशमेंट जो है वो ज्यादा क्रूअल नहीं है। इससे ये शो करते हैं कि यहाँ पे जो आपका क्राइम रेट है वो भी काफी कम है, ठीक है ना। इसीलिए और सिटीजन्स को काफी क्रूएलिटी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये भी वेलफेयर एक तरीके का मोनार्क है, यानी जो अंडर गुप्ता पीरियड में जो एम्परर्स थे वो काफी ज्यादा क्या थे, वेलफेयर ओरिएंटेड थे, ठीक है। ओके, ये भी बताया गया कि जो विलेजेस थे वो काफी ज्यादा नंबर में थे, विलेजेस आर वेरी न्यूमरस, ठीक है। और जो मेन रेवेन्यू आता था स्टेट का वो आता था टैक्सेस से, जो कि लगाया जाता था लैंड पे, दैट इज जो कल्टीवेटेड लैंड है वो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फाहियान अगर हम देखें जो इंडिया के जो पीपल्स हैं वो काफी वेजिटेरियंस है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर वेजिटेरियंस, बट जो अलग सोर्सेज हैं इसी टाइम के पीरियड के, दैट इज द गुप्ता पीरियड में, वो ये भी बताते हैं कि सम पीपल ऑल्सो आर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो कुछ नॉन वेजिटेरियन भी हैं, ठीक है। तो जो सोसाइटी थी उस टाइम, सोसाइटी जो है उस टाइम डिवाइडेड थी इनटू वेरियस कास्ट में, यानी कास्ट सिस्टम प्रिवलेंट था उस टाइम सोसाइटी में, ठीक है ना। लेकिन एट द सेम टाइम जो सारे के सारे जितने भी कास्ट हैं वो सब हार्मनी में रहते थे। और उसका एक एग्जाम्पल हमें कहां से मिलता है कि बुद्धिज्म और ब्राह्मण्स जो हैं वो पीसफुली एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो हमें यहां से भी एग्जाम्पल मिलता है, ठीक है। बट स्पेशली उन्होंने एक ग्रुप के बारे में बताया है, दैट इज द अनटचेबल्स। नाउ इन अनटचेबल्स की जो बारे में बताया है, इनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा डिटोरेटिंग थी। इट इज बिकॉज ये घर के बाहर रहते थे, ठीक है, लिव आउटसाइड, और बेसिकली जो टाउन होता था उसके बाहर रहते थे। इनका ये सेपरेट रहते थे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टाउन्स पीपल, ठीक है। और इनको इतना इम्प्योर माना जाता था कि इनकी जो परछाई है वो भी नहीं पड़नी चाहिए थी, ठीक है ना, उससे भी बॉडी इम्प्योर हो जाएगी। और बेसिकली सम ऑफ देम अगर ये एंटर कर रहे हैं कहीं भी स्ट्रीट में तो इनको आवाज करनी है, क्लैप करनी है, या फिर अपने कोई इंस्ट्रूमेंट लेना है जिससे इनका पता चल पाए, ठीक है, सो दैट सारे लोग वहां से चले जाएं तो इनकी परछाई भी ना पड़े। तो इनको काफी ज्यादा एक तरीके से इम्प्योर माना गया है, ठीक है। तो ये आपके वो कह रहे हैं कि ना कि ये सोसाइटी जो है गुप्ता सोसाइटी के बारे में ये बताता है कि अनकाइंडनेस टू द अदर ह्यूमन बींग्स ये सीरियस फ्लॉ था गुप्ता सोसाइटी में, दैट इज द अनटचेबिलिटी जो थी एक तरीके की सीरियस फ्लॉ है गुप्ता सोसाइटी में, दैट इज गुप्ता एम्पायर की सोसाइटी में, ठीक है। तो ये सोसाइटी के बारे में बताया। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेड के बारे में। तो ट्रेड के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रेड इसमें अर्लियर जो कुशानास के जो पीरियड था उसमें भी काफी ज्यादा प्रॉस्परस था और इस पीरियड में और ज्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। वेरियस टाउन्स एमर्ज हुए और काफी ज्यादा प्रॉस्पेर्ड हुए, ठीक है। नाउ ये जो प्रॉस्पेरिटी थी जो कि अर्लियर पीरियड में भी थी यही कंटिन्यू रही थी आपके गुप्ता पीरियड में, दैट इज प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यू, यही प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यू रही थी, ठीक है।
उसके बाद अगर हम देखें जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया तो ट्रेड के साथ साथ क्या हुआ, ट्रेड के साथ साथ जो नॉलेज थी, नॉलेज ऑफ सी फेयरिंग एंड शिप बिल्डिंग, वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती गई। तो प्रॉस्पेरस ट्रेड था, तो जैसे जैसे ट्रेड हुआ वैसे वैसे क्या आएगा, अगर हम कहें कि ट्रेड करते हैं हम लोग वेस्टर्न एशिया से या साउथ ईस्ट एशिया से और सी ट्रेड काफी करते हैं, तो जो नॉलेज है हमारी सी फेयरिंग की वो काफी इंप्रूव्ड हुई। हम और रीजन्स के बारे में अच्छे से जानने लगे, किस टाइम में ट्रेड करना है वो जानने लगे। एट द सेम टाइम इस टाइम शिप्स की बहुत ज्यादा डिमांड हुई, तो शिप बिल्डिंग जो थी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री एमर्ज हुई एट दैट टाइम, ठीक है ना। काफी लार्जर बड़े बड़े शिप्स बनाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सके जाके, ठीक है। और काफी ज्यादा शिप्स भी क्राउड होते थे पोर्ट्स में ताकि वो प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर पाए, जहां ईस्ट हो या फिर वेस्ट कोस्ट में, दोनों में ही, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिकली इन्होंने बताया है ताम्रलिप्ति पोर्ट के बारे में। ताम्रलिप्ति पोर्ट, और इसका अनदर नेम है दैट इज द तामलुक। तामलुक को भी तामलुक नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये गंगा डेल्टा में था और ये बताया जाता है कि ये लार्ज पार्ट ऑफ ट्रेड को कैरी करता था, हैंडल करता था, ठीक है। गंगा डेल्टा में लोकेटेड था और ये लार्ज ट्रेड को हैंडल करता था, चाहे वो कंट्रीज हो साउथ ईस्ट एशिया की, ठीक है ना। जो जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज की, गंगा डेल्टा है तो ईस्टर्न कोस्ट पे है और ईस्टर्न कोस्ट से जो पोर्ट है वहां पे साउथ ईस्ट एशिया से काफी ज्यादा ट्रेड होता था, ठीक है ना। ओके, तो स्पेसिफिकली कुछ इन्होंने कंट्रीज भी बताई हैं कहां पे इस डेल्टा से, दैट इज द ताम्रलिप्ति पोर्ट से ट्रेड होता था, तो साउथ ईस्ट एशिया। इनमें जो कंट्रीज बताई गई हैं दैट इज द सुवर्ण भूमि, बर्मा जो कि नाउ म्यांमार है, ठीक है। यवद्वीप जो कि जावा का ओल्डर नेम है, खम्बोज जो कि कंबोडिया का ओल्ड नेम है। ये जो ताम्रलिप्ति जो पोर्ट था ये ईस्टर्न कोस्ट पे था। अब हम वेस्टर्न कोस्ट पे जो पोर्ट्स थे वो भी देख लेते हैं। वेस्टर्न कोस्ट, तो सम पोर्ट्स जो ओल्डर पोर्ट्स थे वो कंटिन्यू रहे और सम न्यू एमर्ज हो गए, सच एज द ब्रॉच, सोप्रा और कल्याण पोर्ट। तो ये वेस्ट कोस्ट के पोर्ट थे। तो यहां पे वेस्ट एशिया अलोंग विद साउथ ईस्ट एशिया में यहां से शिप्स जाते थे। तो इस एनसीईआरटी में यह भी बताया गया है कि अलोंग विद ट्रेड, ट्रेड के साथ सिर्फ कमोडिटीज ही नहीं बट कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। कल्चरल एक्सचेंज भी काफी ज्यादा हुआ जहां पे इंडिया उस टाइम पे ट्रेड करता था, सच एज बर्मा हो गया, सुवर्ण रेखा हो गया, दैट इज सुवर्ण भूमि सॉरी, और आपका जावा हो गया, कंबोडिया हो गया। तो यहां पे क्या हुआ कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया में जो था कि वहां पे ट्रेड के साथ साथ हमारा कल्चर भी गया। एट द सेम टाइम कि वहां पे जो इंडियन कल्चर का जो सम एस्पेक्ट थे वो अडॉप्ट किए उन लोगों ने, एट द सेम टाइम जो अपने उनका जो ट्रेडिशन था उसको भी कंटिन्यू रखा। तो एक अमलगमेशन ऑफ कल्चरल हो गया, दैट इज। और यही अगर हम आज के टाइम में भी देखें तो काफी ज्यादा कॉमन है बिटवीन द कल्चर्स ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, काफी ज्यादा कॉमन हमें दिखता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें थोड़ा साउथ में आ जाएं तो जो पोर्ट्स थे आपके मालाबार कोस्ट पे, ठीक है ना। तो अगर हम ये बनाएं तो ताम्रलिप्ति पोर्ट यहां पे आ जाएगा आपका, दैट इज, और यहां पे ये मालाबार कोस्ट है। तो यहां का जो पोर्ट्स थे ये इंडियन गुड्स को लेके जाते थे फ्रॉम द अफ्रीका, अरेबिया, ईरान एंड मेडिटेरेनियन। तो अगर हम एक ऑब्जर्व करें तो एक्सटर्नल ट्रेड काफी ज्यादा फ्लरिशिंग में था, ठीक है ना। काफी ज्यादा डिमांड्स थी इंडियन गुड्स की, ठीक है। अब ये जो कैरावंस, जो ट्रेड्स का जो कैरावंस होता है अलॉन्ग विद द मिशनरीज ऑफ रिलीजन, वो भी उनके साथ ट्रेवल करते थे। तो जैसे ही जहां जहां पे भी ट्रेड होता था वहां पे भी जाते थे, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो या चाइना, और वहां पे जो भी रिलीजन था वो प्रोपोगेट करते थे, आइदर बुद्धिज्म, हिंदुज्म एंड जो भी उस टाइम के लिए प्रिवलेंट था, ठीक है ना। तो अगर हम देखें
कि जैसे गुप्ता पीरियड का एंड स्टार्ट हुआ तो उस टाइम क्या हुआ था, जो ट्रेड था नॉर्दर्न इंडिया में वो भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। और जब ट्रेड डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, जो टाउन्स थे गंगा प्लेन्स में वो भी आपका क्या होने लगे, डिक्लाइन होने लगे या डिके होने लगा उनका। ठीक है, अब ये जो डिक्लाइन था, दैट इज गुप्ता डिक्लाइन, ये ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स था। उनमें से एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि वो डिस्टर्ब कंडीशन थी सेंट्रल एशिया में। इट इज जो डिस्टर्बेंसेस चल रहा था इन सेंट्रल एशिया, इट इज बिकॉज विद द मूवमेंट ऑफ हुनास, जो हुनास ट्राइब थी, दैट इज जो नोमैडिक पीपल्स थे, उनके चक्कर में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस चल रहा था। ठीक है ना, एट द सेम टाइम चेंजेस हो रहे थे काफी ज्यादा इन्वायरमेंट में। ठीक है ना, और ये जो डिक्लाइन हुआ इट इज ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट, ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट। और जो गंगा रिवर सिस्टम था उसमें काफी फ्लड्स आने लग गए थे और जो रिवर के कोर्स थे वो भी चेंज होने लग गए थे। ठीक है, तो फ्लड्स इन गंगा रिवर सिस्टम, along with changing river course। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन। तो गुप्ता पीरियड में हिंदुज्म जो था वो एक मोस्ट पॉपुलर, अगर मैं देखूं पॉपुलर अलॉन्ग विथ पावरफुल रिलीजन एमर्ज हुआ, पावरफुल रिलीजन एमर्ज हुआ। ठीक है ना, अगर नेक्स्ट गुप्ता किंग थे वो वेरियस डोनेशंस भी देते थे, और ये जो डोनेशंस देते थे ये देते थे फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स। नाउ टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज भी इस टाइम पे स्टार्ट हो गई थी, फॉर बिल्डिंग वेरियस टेम्पल्स। ठीक है, ओके, अभी हम देखेंगे इसको डिटेल में। उसके बाद अगर हम देखें, जो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, जो डिवोशन का एलिमेंट था, डिवोशन का जो एलिमेंट था इररिस्पेक्टिव जो अर्ली वैदिक एज में जो राइट्स और रिचुअल्स होते थे वो काफी कम होते गए, और इस टाइम पे क्या डिवोशन का एलिमेंट ज्यादा आ गया। तो यहाँ के इस टाइम के जजेस, गुप्तास टाइम के जो ब्राह्मण्स थे वो भी एक्सप्लेन करते हैं कि डिवोशन टू विष्णु, विष्णु से डिवोशन करना चाहिए थ्रू वेरियस प्रेयर्स एंड हिम्स, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब इमेजेस जो थी गॉड्स की वो भी वर्शिप होने लगी थी। ठीक है, गॉड्स इमेजेस यानी आइडोलेटरी फॉर्म ऑफ वर्शिप भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस में आ गई थी, आइडोलेटरी फॉर्म ऑफ वर्शिप। ओके, और ये जो आपकी जो इमेजेस थी ना, इनको प्लेस किया जाता था एक स्मॉल रूम में। स्टार्टिंग का जो टेंपल हुआ था वो वेरी बेसिक स्ट्रक्चर था कि ये जो डीटी है इसको एक आपका स्मॉल रूम में रख दिया जाता था, और इस स्मॉल रूम को कह दिया जाता था देवगृह, देवगृह, दैट इज देव का घर। ठीक है ना, ये यहां से अगर हम ट्रेस कर सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द टेंपल बिल्डिंग्स इन इंडिया। ठीक है ना, अच्छा, ये भी बिलीव किया जाता है ड्यूरिंग गुप्तास टाइम में कि जो विष्णु थे समटाइम्स कम टू अर्थ, तो अर्थ पे आते हैं और मैन को आपको मोटिवेट करते हैं कि वो सही से लाइफ जिए, गुड लाइफ जिए। ठीक है ना, तो उसके लिए वो वेरियस अवतार्स भी लेते हैं। तो ठीक है, विष्णु और वेरियस अवतार्स भी लेते हैं, और सिंपली अगर हम कह सके तो इनको वेरियस इनकारनेशंस भी कहते हैं। ये जो इनकारनेशंस थे, या फिर अगर हम ये कहें कि ये जो इनकारनेशन थे एज इट टेक ऑन अ ह्यूमन और एनिमल फॉर्म, ये ह्यूमन और एनिमल फॉर्म दोनों में ही लेते थे। ठीक है, ये जो इनकारनेशन थे बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। ओके, नाउ अगर इस टाइम की अगर हम ओल्डर बुक्स देखें, सच एज जो रामायणा हो गया, महाभारत हो गया एंड पुराणास, तो ये ओल्ड बुक्स थी, पर इस दैट इज गुप्ता पीरियड में इनको रीरिटन लिखा गया था। ठीक है, तो वेरियस एंशिएंट बुक्स वर रीरिटन, सच एज इसमें रामायण आ जाएगा, महाभारत
पुरानास, इनको इस टाइम पे री रिटन लिखा गया। और ये जो आपका जो ये लिटरेचर थी, अब नाउ इसको ट्रीट करने लगे थे एज अ रिलीजियस लिटरेचर, एज अ रिलीजियस लिटरेचर। अब जब इनका री रिटन हुआ तो मोस्टली इनका संस्कृत में इनको लिखा गया। इट इज बिकॉज जो गुप्ता टाइम पे अगर हम देखें, जो संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो अपने एपेक्स पे थी, ठीक है ना, वो गोल्डन पीरियड कहा जाता है संस्कृत का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो जो गुप्तास थे वो काफी ज्यादा ग्रांट्स देते थे फॉर बिल्डिंग वेरियस टेंपल्स, चाहे वो विष्णु जी के हो चाहे वो शिवा जी के हो, और दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा वर्शिप होते थे, ठीक है। नाउ अगर हम इनको टेंपल को देखें तो ये जो टेंपल जो अर्लियर फॉर्म ऑफ जो हमें सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, दैट इज रॉक कट केव्स, जो कि हमें अजंता के हिल्स पे मिलती हैं और एलोरा पे मिलते हैं, ये उनसे डिफरेंट थे। सो दिस टाइम इट वॉज नॉट जस्ट सिंपली रॉक कट केव्स, रॉक कट केव्स की सिंपल टेंपल नहीं थे। अब इस टाइम प्रॉपर ये जो टेंपल्स थे दैट ड्यूरिंग द गुप्तास पीरियड, ये प्रॉपर कंस्ट्रक्ट होते थे और इनके कंस्ट्रक्शन में वेरियस मटेरियल्स भी यूज होते थे, सच एज ब्रिक एंड स्टोन्स, ब्रिक्स एंड स्टोन्स यूज होते थे। नाउ अगर हम देखें जो अर्ली टेंपल्स थे वो काफी सिंपल थे। अर्ली टेंपल जो का जो स्ट्रक्चर था वो सिंपल था, जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि सिंपल एक देवग्रह में जो भी मेन डीटी है उसको उसकी वर्शिप, दैट इज उसकी जो आइडल है उसको प्लेस करके एक टेंपल बना लिया, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में ये जस्ट वन रूम से स्टार्ट हुआ जिसमें इमेज ऑफ गॉड रखी जाती थी। उसके बाद जो इनका एंट्रेंस होता था, यानी ये जो पोर्शन है जो जहां से एंट्री होगी, एंट्रेंस को काफी ज्यादा डेकोरेट किया जाता था, ठीक है। तो एंट्रेंस क्वाइट डेकोरेटेड, इनको डेकोरेट किया जाता था, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें जो डेकोरेट इनको जो किया जाता था, वेरियस स्कल्पचर्स यहाँ पे आपको बनाए जाते थे इनके एंट्रेंस पे। नाउ ग्रेजुअली जो इसके साथ साथ जो स्टार्टिंग में एक नंबर ऑफ हाउसेस था जिसमें आपके जो डीटी रखे जाते थे, उसके बाद नंबर ऑफ रूम्स इंक्रीज होते गए, सच एज 1 2 3 4 एंड काफी ज्यादा हो गया अनलेस एंड अनटिल उसके बाद अगर हम लेटर सेंचुरीज में देखें तो टेंपल बिल्डिंग की जो एक्टिविटीज थी वो वेरियस लार्ज एंड सेवरल बिल्डिंग्स में इंक्लूड करते थे टेंपल्स में, यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गया था, ठीक है। ओके, ये जो अर्ली स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर था ये हमें विटनेस होता है नियर सांची, जहां पे सांची स्तूपा है उसी के पास में एक छोटा सा टेंपल है, वहां पे भी विटनेस होता है, जहां पे एक 1 रूम का टेंपल है ऑफ दिस पीरियड का हमें मिलता है। दूसरा इन देवगढ़ में जो कि झांसी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वहां पे भी हमें एक अनदर अर्ली टेंपल मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम गुप्ता पीरियड में देखें तो लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी बनी थी, सारनाथ में बनी थी जो कि नियर वाराणसी है। यहां पे अब मेन एलिमेंट क्या ऐड किया गया, स्टोन इमेजेस ऑफ बुद्धा की हमें फाउंड मिलती है और ये काफी ज्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ स्टोन स्कल्पचर्स यूज किए गए हैं इनको बनाने में, ठीक है। नाउ हिंदूज टू अपनी जो गॉड्स की इमेजेस थी उनको बनाते थे और टेंपल में रखते थे, ठीक है। अगर हम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को इस टाइम में देखें तो अभी भी कुछ मोनेस्ट्रीज जो थी वो केव्स की फॉर्म में थी, यानी जो नेचुरल केव्स हैं उनको केव्स काट काट के बनाया गया था जो कि हिल साइड्स में थी, ऐसे मेंशन किया गया है। ये जो मोनेस्ट्रीज थी जो मेंशन थी दैट इज अजंता, अजंता में काफी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनी है। ओके, अजंता जो नियर औरंगाबाद के पास है, ठीक है। नाउ इसकी अगर जो स्पेशलिटी अगर हम देखें, जो इसके केव्स की जो वॉल्स है वहां पे काफी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है ना। और ये जो पेंटिंग जिस टेक्निक से बनी गई है उसका नाम है म्यूराल्स पेंटिंग। इनके जो कलर हैं वो आज भी कतई फ्रेश लगते हैं, ठीक है ना, काफी विविड है और काफी सर्वाइव भी अच्छी तरीके से। इट इज बिकॉज द इंटीरियर ऑफ द केव्स था और इनके जो कलर्स है वो भी आपके ऑलमोस्ट एज फ्रेश जब ये उस टाइम बने होंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये हमने आर्किटेक्चर देख लिया। नेक्स्ट चीज आ जाएगी लिटरेचर। नाउ लिटरेचर के बारे में हमने देखिए जो गुप्ता किंग्स थे वो काफी ज्यादा एनकरेज करते थे पोएट्स एंड राइटर्स को, और यही एनकरेजमेंट था जो सम ऑफ फाइनेस्ट पोएट्री और ड्रामा इस गुप्ता पीरियड में लिखा गया था, ठीक है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द कालिदासा। नाउ ये सम इयर्स रहे थे आपके कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड में। इनका जो प्ले है
दैट इज अभिजनम, शकुंतलम। ये इसको प्ले को काफी ट्रांसलेट किया गया है वेरियस लैंग्वेजेस में, ठीक है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये काफी फेमस प्ले है। इनकी जो वेरियस पोएम्स थी दैट इज मेघदूता, एंड रघुवंशा। वो भी काफी ज्यादा फेमस है। तो अगर हम देखें इनकी जो लिटरेरी मेरिट थे ये तो काफी ज्यादा हाई है, ठीक है। एट द सेम टाइम इनके जो वेरियस प्लेस से और जो पोएम्स थी वो हमें एक होलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड करवाती हैं रिगार्डिंग दी गुप्ता सोसाइटी। तो इट्स ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता सोसाइटी, जो उस टाइम सोसाइटी में चल रहा था, उन्होंने इसके बारे में भी बताया है। ओके, नाउ कालिदास की जो लैंग्वेज इन्होंने यूज करी है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है ना। इससे पहले हमें बहुत ही कम ऐसे लिटरेरी वर्क्स हैं जिसमें मिलती है, बिकॉज जो इन्होंने संस्कृत में लिखा है और संस्कृत जो थी उस टाइम काफी ज्यादा वाइडली यूज थी, ठीक है ना। और जो भी एजुकेटेड होते थे वो इस संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे, ठीक है। और ड्यूरिंग गुप्ता टाइम पे क्लासिकल लैंग्वेज का सबसे और संस्कृत का सबसे एक एपेक्स पीरियड माना जाता है कि उस टाइम पे संस्कृत ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया था। इसी टाइम हमें वेरियस अदर वर्क्स भी मिलते हैं। वन सच इज द पंचतंत्र, जो कि है कलेक्शन ऑफ फैबल्स, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस। साइंस में अगर हम देखें काफी ज्यादा एडवांस हुआ था इस टाइम नॉलेज में, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर मैथमेटिक्स हो, इनकी नॉलेज में काफी ज्यादा एडवांस हुआ था, ठीक है। और इंडिया ने काफी ज्यादा आपका इसमें कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। तो ये जो फील्ड थी ये कॉन्टिन्यूसली अट्रैक्ट कर रही थी बेस्ट माइंड ऑफ द टाइम, जो भी उस टाइम में जो भी काफी ज्यादा बड़े स्कॉलर्स थे, ठीक है। तो अब रिजल्ट क्या हुआ, ये रिजल्ट हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, जब कॉन्टेक्ट हुआ था अदर पीपल्स के थ्रू। और वो कैसे हुआ था सर, जब ट्रेड कर रहे थे हम, ठीक है। इसी के थ्रू स्प्रेड ऑफ नॉलेज भी हुआ था, ठीक है। तो टू वेल नोन साइंटिस्ट बताए हैं इस एनसीईआरटी ने, दैट इज आर्यभट्ट एंड नेक्स्ट वराहमिहिर। दोनों ही आपके एस्ट्रोनॉमर हैं, बोथ फॉर एस्ट्रोनॉमर प्लस मैथमेटिशियन। ओके, नाउ इनके बारे में अगर देखें, उस सबसे पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमी का जो इंटरेस्ट था, और बेसिकली जो एस्ट्रोनॉमी को अगर हम देखें तो ये काफी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी से। बिकॉज जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें एक अटेम्प्ट किया जाता है कि कैसे हम नॉलेज ऑफ स्टार्स को यूज करके सुपरस्टिशियस पर्पस या फिर फ्यूचर को देखने से और फ्यूचर के बारे में जानने के लिए हम उसका यूज करें, ठीक है। तो इस एनसीईआरटी ने यह भी बताया है कि जो एस्ट्रोनॉमी है काफी डिफरेंशिएटेड है फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो आर्यभट्ट की बात करके इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो आर्यभट्ट ने एक्सप्लेन किया था पहले कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड दी सन। तो ये सन है और इसके आपका ऑर्बिट कर रही है अर्थ ना। उस टाइम उनकी थ्योरी ने काफी ज्यादा डिस्कार्ड और बेसिकली क्रिटिसिज्म फेस किया था, बट नाउ ये प्रूवन फैक्ट है कि ये जो उन्होंने उस टाइम पे आपका एडवोकेट किया था ये प्रैक्टिकली ट्रू फैक्ट है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड जो इंडियन मैथमेटिशियंस थे उस टाइम पे उन्होंने यूज किया था डेसिमल सिस्टम। तो मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने उस टाइम पे यूज किया था डेसिमल सिस्टम। और ये जो डेसिमल सिस्टम था बेसिकली डेसिमल सिस्टम अलोंग विद जीरो का भी यूज किया था, ठीक है ना। तो जो सिस्टम था आपका न्यूमरल्स का वो काफी ज्यादा एडवांस था, ठीक है ना। और जगहों से अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें तो हमारे यहाँ जो सिस्टम यूज होता था आपका वो काफी ज्यादा एडवांस था। तो ये जो इंडियन मेथड्स ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स थे, जैसे जो हम लोग इंडियन न्यूमरल्स को लिखते हैं वो काफी ज्यादा आपका एक अलग स्टेज पे था। एंड दैट इज वाई अरब्स ने क्या किया कि ये एलिमेंट अडॉप्ट किया हमसे। सो अरब्स अडॉप्टेड मेथड ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स
ठीक है। और फिर अरब से, वहां से जो यूरोपियंस थे उन्होंने इसकी नॉलेज और बेसिकली इसका यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है ना, जिसको हम बेसिकली जानते हैं अरेबिक न्यूमरल्स के नाम से। वो ओरिजिनली इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है। ओके, नाउ काफी ज्यादा इंटरेस्ट हुआ था उस टाइम में कि नॉलेज ऑफ मेटल से लेकर ही। इट इज बिकॉज वेरियस एक्सपेरिमेंट करे जाते थे कि जो दो मेटल्स है उनको मिक्स करके एक कौन सा मेटल अलग बनेगा, ठीक है। तो काफी ज्यादा नॉलेज उसकी बढ़ रही थी। और इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड में, दैट इज द आयरन पिलर, द फेमस आयरन पिलर, जो कि आपका मेहरौली में है, was located near दिल्ली। तो ये जो पिलर है, ये आयरन पिलर, ये आज भी अगर हम देखें तो ये रस्टलेस है, यानी इस पे अभी तक रस्ट नहीं है, ठीक है। तो इतना फाइन मेटल उस टाइम पे बना था, तो ऑब्वियसली इट्स क्लियरली शोन द नॉलेज ऑफ द मेटल एट एक्सट्रीम लेवल, काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है, ठीक है। दैट इज सुप्रीम टाइप ऑफ आयरन यूज किया गया था उस टाइम पे, ठीक है। नाउ मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वेरियस बुक्स भी लिखी गई थी मेडिसिन की इस टाइम पे, ठीक है। और जो लैंग्वेज की स्टडी थी वो भी काफी इंपॉर्टेंट थी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, वेरियस लैंग्वेज की स्टडी की गई थी। और एक चीज और भी, और जो लैंग्वेज की स्टडी में वेरियस ग्रामर के बारे में, और दूसरा लेक्सिकोग्राफी, यानी बेसिकली डिक्शनरी फॉर्मेशन का भी काफी ज्यादा आपका एडवांस हुआ था वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स में, ठीक है। और ये काफी ज्यादा एडवांस हम कह सकते हैं। सो गुप्ता एज अगर हम देखें तो बेसिकली इसमें काफी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड है विद द एडवांस सिविलाइजेशन से। ओके, नाउ अगर हम इवैल्यूएट करें क्लासिकल इंडियन कल्चर, ठीक है, अगर हम बात करें क्लासिकल इंडियन कल्चर की, क्लासिकल इंडियन कल्चर की, तो ये आपका कंट्रीब्यूट करता है जो अर्लियर अचीवमेंट्स हैं जो कि पहले ही हो चुके थे। और बेसिकली ये बताया गया है कि जो पहले अर्लियर अचीवमेंट्स हो गए थे अंडर वेरियस अलग पीरियड, चाहे अशोका, चाहे मौर्यन के हो या फिर आपके कुशानास के में हो, तो वो जो प्रॉस्पेरिटी थी अर्ली पीरियड में, उसने ये इंकरेज किया था कि काफी ज्यादा एडवांस किया जाए फर्दर आर्ट्स एंड साइंसेस में इन दी गुप्ता पीरियड। या फिर अगर हम ये कह सके जो वेरियस हाई एक्सट्रीम लेवल ऑफ जो आर्ट्स एंड साइंस में डेवलपमेंट हुए थे गुप्ता पीरियड में, वो सिर्फ गुप्ता पीरियड के रिजल्ट नहीं थे, बिकॉज इट वॉज द अर्लियर अचीवमेंट्स पर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड जो गुप्ता पीरियड्स में ज्यादातर एडवांस्ड हो पाए, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि इस एनसीईआरटी में कि इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है वो काफी ज्यादा एक रोल प्ले करती है और बेसिकली उसको यूज किया जाता है टू एडवांस नॉलेज ऑफ वेरियस काइंड। सो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के बारे में और उसके आपका इंपॉर्टेंस के बारे में काफी बताया गया है कि मटेरियल जो प्रॉस्पेरिटी है वो यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू एडवांस knowledge of various kinds, knowledge of various kinds। okay, now let's discuss the various images जो कि दे रखी हैं और जो फिगर्स दे रखी हैं इस ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 7 में। ओके, तो सबसे पहले बताया गया है कि द गुप्ता एम्पायर के बारे में बताया गया है, तो इनके जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी लोकेशंस हैं उनके बारे में बताया गया, जो भी हमने डिस्कस किया, सच एज ये टाइप का ताम्रलिप्ति हो गया, ठीक है ना, वकाटकास का किंगडम हो गया, ये आपका श्रीलंकानास का हो गया, ठीक है, और ये कदम्बास का, गंगास का, पल्लवास का, तो ये सारी लोकेशन हमें यहां से पता चलती है। जो ताम्रलिप्ति फेमस पोर्ट के बारे में बताया गया है वो भी यहाँ पे इस तरीके से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली कहां पे लोकेटेड था, ठीक है। तो लोकेशन के तौर पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मैप। ये कामरूपा हो गया जो कि आसाम में लोकेटेड था। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम जो देखें इमेजेस, इसमें आपके कॉइन्स की इमेजेस दी गई है, कॉइन्स ड्यूरिंग द गुप्ता एज, ठीक है। जो गुप्ता एज, गुप्ता जो किंग्स थे उन्होंने इशू किए थे वेरियस कॉइन्स। अगर एक कॉइन्स अगर हम देखें तो दिस वन, तो इसमें ये जो समुद्रगुप्त हैं ये आपका क्या कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं बेसिकली कि जो समुद्रगुप्त हैं वो वीणा को प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इमेजेस दे रखी है। नेक्स्ट इमेजेस जो दे रखी है दैट इज जो फर्स्ट अर्ली स्ट्रक्चर टेंपल मिलता है हमें, दैट इज द टेंपल ऑफ देवगढ़। ओके, जो कि लोकेटेड है कहां पे, दैट इज झांसी डिस्ट्रिक्ट में, झांसी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इमेजेस अगर हम देखें तो ये हमें दे रखी है अजंता पेंटिंग्स के बारे में बताया गया है।
अजंता पेंटिंग्स थे, ठीक है। और इस पेंटिंग्स में जो टेक्निक यूज करी गई है वो म्यूरल्स पेंटिंग की टेक्निक्स है। और इसके जो कलर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडर केव्स में थी, ठीक है, उसकी वॉल्स पे, तो काफी ज्यादा ये सनलाइट से है और बेसिकली जो अदर जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे विंड हो गया या फिर बारिश हो गई उससे भी बचे हुए थे। दैट इज वाई इनको ये भी कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा जिस कलर में थे उनको एक्चुअल और वैसे फ्रेश लुक में थे जैसे इनको पेंट किया गया था, ठीक है। और इनकी जो टेक्निक थी वो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द म्यूरल टेक्निक। नेक्स्ट जो इमेज दे रखी है ये दे रखी है आपकी फैकेट ऑफ एन अजंता केव। अजंता केव का एंट्रेंस दे रखा है कि ये जो है आपके जो स्टार्टिंग में जो एंट्रेंस पे कितना अच्छे से कार्व किया गया है, ठीक है, प्रॉपर आपके स्कल्पचर्स को किया गया है, ये वेरियस आपके जो पिलर्स हैं उनको कार्व किया गया है, तो बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व किया गया है उस टाइम पे। और ये एक रॉक कट केव का यानी रॉक को काट के बनाया हुआ आपका ये एंट्रेंस है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज है दैट इज द सीटेड बुद्धा। और ये हमें मिलते हैं सारनाथ से। ओके, नाउ इसमें क्या दिखाया गया है कि जो बुद्धा है वो प्रीच कर रहे हैं टीचिंग्स फर्स्ट एट द सारनाथ जो कि नियर वाराणसी है। तो बुद्धा प्रीच्ड teaching first at सारनाथ जो कि लोकेटेड है नियर वाराणसी। ओके, विद दिस वी कंप्लीटेड चैप्टर 7। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। इसमें हमने जितनी भी इमेजेस थी और डिटेल में डिस्कशन किया है, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यस स्टे सेफ।